बेटा सूरज अभी भी स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो वी वर डूइंग बैक्टीरियल डिजीजेस। तो बैक्टीरियल डिजीजेस में हम लोगों ने ट्यूबरक्लोसिस, जिसका पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस लिया, जिसको बीसीजी वैक्सीन के थ्रू ट्रीट किया जाता है। ट्रीट नहीं किया जा सकता, यानी वैक्सीनेटेड किया जाता है कि अगर पहले वैक्सीन लग गया तो ह्यूमन ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगी। वूपिंग कफ का मैंने बताया था। डीपीटी, ये मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है कि डीपीटी वैक्सीन जो होता है वो कौन कौन सी 3 डिजीजेस के लिए होता है। तो उसके लिए होता है डिप्थीरिया, जिसे गलघोटू कहते हैं, पर्ट्यूसिस जिसे वूपिंग कफ कहते हैं, एंड थर्ड इज द टेटनस। ये 3 के लिए होता है। यूजुअली बच्चों को पी फॉर पोलियो लगता है, लेकिन ये पी फॉर पर्ट्यूसिस है, और पर्ट्यूसिस वूपिंग कफ के लिए वर्ड है क्योंकि उसका पॉजिटिव एजेंट जो होता है वो हीमोफिलस पर्ट्यूसिस होता है। नेक्स्ट इज द टेटनस। टेटनस जो होता है दैट इज ड्यू टू द क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई लॉग, जो इसके लिए डीपीटी का वैक्सीन लगता है बेटा, और साथ में इसके लिए प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज भी लगती है। ठीक है, क्या लगती है? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, कि पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज। इसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। ये कहलाएगा पैसिव इम्यूनाइजेशन। सिंपल याद रखना बेटा, जब प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जाती है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जाती है, तो उसको कहा जाता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। और जब एंटीबॉडी ना दे करके लाइव एटीन्यूटेड, एटीन्यूटेड का मीनिंग होता है वीक कर दिया जाए या पार्टली उसको डेड कर दिया जाए, उसके लिए वर्ड यूज होता है एटीन्यूटेड। यानी लाइव, लाइव मतलब जिंदा दे रहे हैं लेकिन उसको वीक कर दिया गया है, ठीक है, या उसका कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया गया है। तो लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन जब दी जाती है, यानी कि अ स्मॉल पार्ट ऑफ पैथोजन, बहुत थोड़ा सा पैथोजन बॉडी में इंसर्ट करवाया जाता है थ्रू द वैक्सीन, तो उसके लिए, उससे जो इम्यूनाइजेशन होता है उसको कहा जाता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। क्योंकि जब ये वाले वैक्सीन लगते हैं बेटा, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन, जो बीसीजी का हो गया, डीपीटी का हो गया, पोलियो का हो गया, तो उसके बाद थोड़ा सा हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, तो बच्चे को फीवर आता है। जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वैक्सीन लगवा के आते हैं, तो डॉक्टर कहता है थोड़ा फीवर आएगा, 100 डिग्री तक आएगा, तो इसको ये मेडिसिन दे देना। तो क्योंकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एक्टिव हो जाती है, और जब बॉडी उसके अगेंस्ट एक्टिव होती है तो हमारी इम्यूनिटी एक्टिव होके हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनाइजेशन। और जहां पे बनी बनाई एंटीबॉडीज दे दी तो पैसिवली मिल गया, बिना किसी एनर्जी के खर्च करे, तो उसको पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन करने के बाद लाइफ लॉन्ग अगर कभी भी जरूरत पड़ती है, यानी कि जैसे मान लो सपोज रेबीज वायरस का ले लें हम, है ना, जो रेबीज डिजीज है डॉग के या मंकी के बाइटिंग से होती है, तो उसके लिए जो वैक्सीन लगता है वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज लगता है, एंटी रेबीज। अब एंटी रेबीज की एंटीबॉडीज में रिमेन फॉर 2 years इन द बॉडी, लेकिन आफ्टर 2 years अगर डॉग ने फिर बाइट किया तो अगेन वी हैव टू टेक द इंजेक्शंस। उस प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज के इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि इधर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज की लाइफ जो होती है वो लिमिटेड होती है, और एक्टिव इम्यूनाइजेशन में जो मेमोरी टी सेल्स होती है वो लाइफ लॉन्ग के लिए होती है। वो मैं बताऊंगी कि किस तरह से मेमोरी टी सेल्स काम करती है। खैर, तो ये तो हो गई थी बेटा हमारी बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीजेस में ही वन मोर डिजीज इज देयर, जिसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी कहते हैं, गोनोरिया। गोनोरिया, GONORRHEA, GONORR। हाँ बेटा, मैम टेटनस में पैसिव इम्यूनाइजेशन करते हैं। हाँ, टेटनस में पैसिव इम्यूनाइजेशन भी होता है बेटा। जो ये प्री फॉर्म्ड एंटी, हम कहते हैं ना एंटी टेटनस लगवाने गए, टेटनस का इंजेक्शन लगवाने गए,
वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज ही डलती है उसमें, है ना। लेकिन क्या है, क्योंकि अब डीपीटी का वैक्सीन ऐसा वैक्सीन है जो बच्चे को छोटे मतलब इन्फेंट स्टेज में ही लगा दिया जाता है। बीसीजी के बाद जो नेक्स्ट इमीडिएट वैक्सीन होता है वो डीपीटी का ही होता है। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो फर्स्ट वैक्सीन उसके बीसीजी का लगता है, सेकंड वैक्सीन उसके डीपीटी का लगता है। तो टेटनस का रहता है, लेकिन फिर भी क्योंकि नहीं हो उसके लिए एंटी टेटनस, तो वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज है, पैसिव इम्यूनाइजेशन। रेबीज के लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन, टेटनस के लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन, और इवन स्नेक बाइट, सांप काट जाता है तो उसके लिए भी पैसिव इम्यूनाइजेशन जाता है। लेकिन उसको हम ये नहीं कहेंगे एंटीबॉडीज, उसमें एंटी वेनम जाता है, यानी जो वेनम को किल कर दे, जो वेनम को न्यूट्रलाइज कर दे, उसके लिए होता है एंटी वेनम। तो स्नेक एंड जो स्नेक बाइट के अगेंस्ट होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है एंटी वेनम, वो भी पैसिव इम्यूनाइजेशन का ही एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है गोनोरिया। गोनोरिया बेटा एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है। ये जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे गोनोरिया एंड सिफिलिस, ठीक है। ये गोनोरिया एंड सिफिलिस, यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसके पॉजिटिव एजेंट करेंगे। ये दोनों ही एसटीडीज है। एसटीडीज मतलब दे आर ट्रांसमिट सेक्सुअली, सेक्सुअल कांटेक्ट से इनका ट्रांसमिशन होता है। इसका पॉजिटिव एजेंट होता है निजेरिया गोनोरिया, निजेरिया गोनोरिया इसका है बेटा। और सिफिलिस का जो है वो है ट्रिपेनोमा ट्रिपेनेमा सिफिलिस, ट्रिपेनेमा TREPANEMA, ट्रिपेनेमा सिफिलिस। दोनों ही क्या कॉज करती है बेटा, जैसे हम कहते हैं कि जेनाइटल ऑर्गन को इन्फेक्ट करती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जेनाइटल ऑर्गन को इन्फेक्ट करती है और इनको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है। हाँ, तो ये तो हो गए बेटा बैक्टीरियल डिजीजेस। अब इसी के साथ में आप लोगों को एक और चीज बता देती हूँ बेटा, द बैक्टीरियल डिजीजेस कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग एंटीबायोटिक। बैक्टीरियल डिजीजेस को हम ट्रीट एंटीबायोटिक देके कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कैसे हुई। हाँ बेटा बोलो बेटा। मैम आपने लेप्रोसी तो करवाया ही नहीं, उसके नहीं करवाया, cause of- अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ राइट सॉरी। एंटीबायोटिक बाद में लिखेंगे, तो पहले हम लोग लेप्रोसी लिख लेते हैं। लेप्रोसी जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कुष्ठ रोग। इसको क्या कहा जाता है बेटा, कुष्ठ रोग कहा जाता है। कुष्ठ रोग मतलब कि इसको कई सिंपल लैंग्वेज में तो कोड़ कहते हैं कि कोड़ हो गया। जैसे अगर कोई पहले जमाने में तो क्या होता था कि लोग एक दूसरे को जैसे श्राप देते थे, जा तू कोड़ी बन जा, कोड़ी बन जा, यानी मैंने आपको बताया था इसमें फिंगर्स जो होती हैं वो गलने लग जाती है, हाथों की पैरों की सब, तो वो मेजर डिफॉर्मिटीज आ जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटीज आ जाती है और सेंसेशन लॉस होने लगता है। सबसे फर्स्ट जो सिम्टम होता है सॉरी, सबसे फर्स्ट जो सिम्टम होता है लेप्रेसी का, ये अपने जहाँ पे एल्बो होती है ना बेटा सॉरी, एल्बो होती है, एल्बो में के इधर अगर कोई पिंच करे, इस तरह से पिंच करे तो सेंसेशन फील नहीं होती, तो वो सबसे फर्स्ट सिम्टम होता है लेप्रेसी का, ठीक है। तो लेप्रेसी का इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हैंसन डिजीज। इसको और क्या कहा जाता है, हैंसन डिजीज। सॉरी बेटा आज से सुबह सुबह मेरे जुकाम ही हो गया।
तो इसके लिए जो बैक्टीरिया होता है दैट इज हैंसन्स बैसिलस। हैंसन्स सॉरी हैंसन्स बैसिलस जो है ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है बेटा, और इसके अंदर टिश्यूज के अंदर डिफॉर्मिटीज कॉज कर देता है। तो इसको डिजीज को क्योर नहीं होती बेटा, लेकिन इनिशियली अगर वैक्सीन लग जाए, लेप्रेसी वैक्सीन, तो ये डिजीज नहीं हो सकती। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज तो है बेटा, लेकिन हाईली कॉन्टेजियस डिजीज नहीं है। देखो बेटा, कम्युनिकेबल में भी दो तरह की होती है, एक कम्युनिकेबल वर्ड यूज करते हैं और एक कॉन्टेजियस डिजीज करते हैं। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत रैपिडली ट्रांसमिट होती है ना, तो उसको हम कॉन्टेजियस कह देते हैं कि बहुत हाईली, जैसे कि अभी ये कोरोना वायरस है, इसको कॉन्टेजियस माना जाता है कि ये बहुत फास्ट कम्युनिकेट कर रहा है। मैंने अगर छींका तो आप लोगों के पास चला जाएगा इफ आई एम कोरोना पॉजिटिव, है ना। मेरे तो आप लोगों को पता है वैसे ही। अब कहीं सोच रहे हो कि अरे मैडम ने तो कई बार छींक लिया, हम कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। आप लोग तो दूर बैठे हो बेटा। एंड सेकेंड मोर थिंग, मेरे ये एलर्जिक रहती है, जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो आती है। तो ये बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस नहीं है। इसमें अगर किसी पर्सन को लेप्रेसी है और उसके साथ लंबे समय तक रहा जाए, 5 years, 10 years, 15 years, तो लेप्रेसी होने के चांसेस हो सकते हैं। अदरवाइज किसी दिन गए और एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए हुए, तो उसके लिए लेप्रेसी नहीं होती। तो ये कॉन्टेजियस है, कॉन्टेजियस नहीं है, कम्युनिकेबल है, लेकिन इसका जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत स्लो होता है लेप्रेसी का। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसी से रिलेटेड बाकी डिजीजेस का सिंपली मैं थोड़ी देर बाद करवाऊँ, थोड़ी देर मतलब नेक्स्ट इसके बाद करवाऊंगी। पहले मैं एंटीबायोटिक लेती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एंटीबायोटिक इज यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल डिजीजेस। ये हरदम याद रखना, केवल बैक्टीरियल डिजीजेस को एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक से ना तो प्रोटोजोअन डिजीज ट्रीट होती, ना वायरल डिजीज ट्रीट होती। लेकिन कुछ कम पढ़े लिखे से डॉक्टर लोग होते हैं, वो हर एक में एंटीबायोटिक दे देते हैं बेटा। वो एंटीबायोटिक इसलिए दे देते हैं कि हो सकता है कि वायरल डिजीज के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो, इसलिए। अदरवाइज एंटीबायोटिक कैन ट्रीट ओनली द बैक्टीरियल डिजीजेस। कैसे ट्रीट करता है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं ये बताती हूँ इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो सबसे फर्स्ट एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने लैब में बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी कर रहा था, ठीक है बेटा। तो बैक्टीरिया के ऊपर जब स्टडी कर रहा था, तो दैट इज स्टेफाइलोकोकस। तो जब इस बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी कर रहा था, तो उसने ये देखा, तो स्टडी करते हैं ना बेटा जब बैक्टीरिया पे, तो दे फॉर्म द बैक्टीरियल कॉलोनी। तो बैक्टीरियल कॉलोनी वो इस तरह की पेट्री डिश होती है, उसके अंदर वो कॉलोनी डेवलप करते हैं अगर अगर ब्लॉक के ऊपर। तो उसने वो बैक्टीरियल कॉलोनी के ऊपर बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप कर रखी थी बेटा। अब ये जब बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप कर रखी थी, तो उसने सिंपली देखा कि कुछ पेट्री डिश को उसने वॉश नहीं करा और साइड में रख दिया। जब उसने देखा कि साइड में रख दिया है, थोड़े दिन बाद उसने वो पेट्री डिश देखी और देखा कि भाई इनमें बैक्टीरिया में क्या चेंजेस हुए हैं, ऐसे देखने के लिए। तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर तो बैक्टीरिया बचे ही नहीं, उसके अंदर तो बैक्टीरिया बचे ही नहीं, सारे बैक्टीरिया किल हो गए। उसको बड़ा अचंभा हुआ कि भाई ये कैसे किल हो गए। तो उसने सिंपली ये देखने की कोशिश करी कि ये बैक्टीरिया किल कैसे हुए। तो उसने देखा कि उधर मोल्ड्स ग्रो हो गए थे। क्या ग्रो हो गए थे? बैक्टीरियल कॉलोनी में
मोल्ड। यहाँ पे मोल्ड का मतलब है फंजाई। ओके, तो फंजाई की ग्रोथ हो गई, तो उसने ये देखा कि जहां फंजाई की ग्रोथ हो गई वहां पे बैक्टीरिया क्या हो गए बेटा, किल हो गए। तो सिंपली उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि दैट जो फंजाई है दैट किल्स द बैक्टीरिया, और उसने इसके लिए नाम क्या दिया, एंटीबायोटिक। एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट और बायोटिक मीन्स होता है लिविंग। अब क्योंकि ये बैक्टीरिया जो लिविंग बीइंग है उसके अगेंस्ट था, हमारे लिए अगेंस्ट नहीं है, हमारे लिए तो प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक यानी हमें तो लिविंग रहने में इनेबल करता है बाय किलिंग द बैक्टीरिया। तो वो किस पर काम कर रहा था बेटा, बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस पर। और मोल्ड कौन सी ग्रो हुई थी, जो मोल्ड ग्रो हुई थी यानी जो फंजाई ग्रो हुई थी वो उसने देखा, तो पेनिसिलियम नोटेटम, और पेनिसिलियम नोटेटम के नाम पे उसने उस एंटीबायोटिक का नाम दे दिया बेटा पेनिसिलिन। और ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वर्ल्ड में जो डेवलप हुई थी। ठीक है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डेवलप कर दिया, इसको डिस्कवर कर लिया। ओके, उसका यूज नहीं किया बेटा, उसका सबसे ज्यादा यूज कब हुआ बेटा, इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, या वर्ल्ड वॉर सेकेंड हम कह लो। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में दो साइंटिस्ट थे बेटा, वन इज द हार्वर्ड फ्लोरे एंड सेकेंड इज द अर्नेस्ट चेन। हम सिंपली उसको चेन एंड फ्लोरे, FLOREY, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेनिसिलिन को यूज किया, यूज्ड पेनिसिलिन टू ट्रीट wounded soldiers of World War II। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, और वो भी कौन से वाले, अमेरिकन, अमेरिका के ही थे। तो अमेरिकन सोल्जर्स जो वुंडेड हुए, पहले बेटा लोगों के घाव हो जाते थे तो उनकी डेथ हो जाती थी, क्यों, क्योंकि घाव में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता था और वो सेप्टिक कॉज कर देता था, पस क्रिएट कर देता था, और उससे वो सेप्टिक सारी बॉडी में फैल जाता था एंड द पर्सन डाई। तो वो पेनिसिलिन को इसलिए उस टाइम में क्या माना गया, वंडर ड्रग। उस टाइम में इसको कहा गया वंडर ड्रग, क्योंकि कोई भी बीमारी होती थी, मैं आपको ये 50s 60s की बात बता रही हूँ, कोई भी बीमारी होती थी एक ही इंजेक्शन लगता था सबके पेनिसिलिन का। मुझे अभी तक याद है बेटा, व्हेन आई वाज इन द 3rd और 4th स्टैंडर्ड, उस टाइम में मुझे 2-3 बार टाइफाइड रिलैप्स हुआ। टाइफाइड रिलैप्स होना बहुत ही खराब चीज है बेटा। क्यों रिलैप्स हो जाता है टाइफाइड? टाइफाइड क्या, जैसे बैक्टीरिया होते, दे रिमेन इन द बॉडी फ्लूइड। अब हमने मेडिसिन ली, एंटीबायोटिक, ठीक है, उनका नंबर कम हो गया, हमारे अंदर से सिम्टम्स खत्म हो गए टाइफाइड के। फिर हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेना कम कर देते हैं, जो पूरा कोर्स होता है वो लेते नहीं है। तो सम ऑफ द टाइफाइड बैक्टीरिया में रिमेन इन द बॉडी। अब वो बॉडी में रहेंगे, नेक्स्ट ईयर वो फिर वापस से, जैसे ही उनको हमारी जब भी कभी इम्यून सिस्टम वीक लगेगा, वो अपना नंबर इंक्रीज कर लेंगे। तो इस तरह से वो रिलैप्स होता है। टाइफाइड का शायद मैंने तुम लोगों को एक और एग्जाम्पल अभी बताऊंगी बेटा, वैसे वो आएगा नहीं, तुम्हारे 12th क्लास में है। तो मेरे को रिलैप्स होता था बेटा, तो फिर मेरी ट्रीटमेंट चली थी 6 मंथ की, लगातार 6 मंथ तक। डॉक्टर ने कहा एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि इसको एंटीबायोटिक का इंजेक्शन नहीं लगे। तो बेटा मैं हर रोज हॉस्पिटल जाती थी अपने इंजेक्शन लगवाने के लिए। धीरे धीरे तो ये हुआ कि मम्मी कोई नहीं साथ जाता था, मैं ही अपने आप चली जाती थी। सारी सिस्टर्स जानने लग गई थी बेटा,
वार्ड बॉय जानने लग गए थे, डॉक्टर्स जानने लग गए थे, यानी कि हॉस्पिटल में एंट्री करते ही सब जानते थे कि भाई मैं रोज आती हूँ, डेली कस्टमर थी उनकी। तो वो जो सिस्टर नर्स होती थी ना बेटा, मैं रेलवे हॉस्पिटल की बात बता रही हूँ, वो एक बड़ा सारा इंजेक्शन भर लेती थी पेनिसिलिन का, ठीक है। उस टाइम में एड्स का कुछ नहीं था बेटा, तो वो एक इंजेक्शन भर लेती थी, भरा, एक पर्सन को लगाया, करा उसको क्लीन, और उसके इंजेक्शन लगाया, थोड़ा सा उसमें से कुछ क्वांटिटी निकाल लिया इंजेक्शन उसके करके सेपरेट। अब दूसरे को निडल को वापस से स्पिरिट से क्लीन कर ली, दूसरे के लगाया, ऐसे 3-4 के लगाने के बाद उस निडल को निकाला, वहां पे एक अलग से स्ट्रक्चर रहता था, उसमें वाटर बॉईल होता रहता था, उसमें वो सिरिंज डाली और उसी में से ही जो बॉइलिंग वाटर है उसमें से नेक्स्ट सिरिंज निकाली, वापस लगाया और फिर लगा दिया। तो यानी कोई भी बीमारी हो सबको पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया जाता था, इसलिए इसे वंडर ड्रग कहा जाता था। तो इन 1945 फ्लोरे, चेन और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन तीनों को मिला बेटा नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी एंड द यूज ऑफ एंटीबायोटिक। तो ये तो हो गया बेटा एंटीबायोटिक का डिस्कवरी। अब आता है व्हाई इट इज कॉल्ड एज वंडर ड्रग, हाउ इट इज एबल टू ट्रीट द बैक्टीरियल डिजीज। ये हमारे है बेटा, तो इसलिए यूजुअली आ सकता है। क्या होता है कि सभी एनिमल में बेटा बायोकेमिकल पाथवे चलते हैं। बायोकेमिकल पाथवे क्या होता है, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बता रही हूँ, ये मैं बैक्टीरिया का नहीं बता रही हूँ, सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ। हम लोगों ने रेस्पिरेशन में, मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है, फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से DHAP या PGAL बनता है, PGAL से आगे 1,3 डाई PGA बनता है। यानी एक चेन ऑफ रिएक्शन चलती है, लास्ट में जाके यानी 9-10 स्टेप प्रोसेस होते हैं, तब जाके लास्ट में बनता है पायरुविक एसिड। हमारे 10th क्लास की बुक में तो सिंपली एक वर्ड दे रखा है ग्लूकोज पायरुविक एसिड, ये वर्ड दे रखा है ना, फिर वो पायरुविक एसिड, और ये वर्ड दे रखा है साइटोप्लाज्म। लेकिन ये एक चेन ऑफ रिएक्शन है, हर रिएक्शन के लिए हर स्टेप पर वन एंजाइम इज नीडेड। अब वो एंजाइम अगर नहीं है तो आगे की रिएक्शन नहीं होगी। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया में भी बायोकेमिकल पाथवे चलते हैं बहुत तरीके के। उसमें से एक बायोकेमिकल पाथवे जो होता है वो होता है बेटा सेल वॉल फॉर्मेशन। तो बायोकेमिकल पाथवे फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। एक्चुअली एंटीबायोटिक जो होती है वो इस सेल वॉल फॉर्मेशन की जो पाथवे है उसको इफेक्ट कर देती है, यानी उसको स्टॉप कर देती है। अब सिंपली आप सोचो कि हमें ये पता है कि एक बैक्टीरिया अंडरगोज बाइनरी फिशन टू फॉर्म 2 डॉटर बैक्टीरिया। 2 डॉटर बैक्टीरिया बनाएंगे। 2 डॉटर बैक्टीरिया बनने के लिए इसकी चारों तरफ सेल वॉल भी बननी है बेटा, इस नए वाले की चारों तरफ भी सेल वॉल बननी है। अब सेल वॉल बनने का प्रोसेस ही नहीं पूरा हो रहा तो बैक्टीरिया तो डिवाइड कर गए लेकिन सेल वॉल नहीं बनी। और बेटा जब सेल वॉल नहीं बनती है ना तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके ऊपर इमीडिएटली अटैक कर देता है, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। एक चीज और याद रखना, जैसे जिस बैक्टीरिया के ऊपर जितनी थिक सेल वॉल होगी उस पर हमारे इम्यून सिस्टम का उतना ही कम असर होगा, ठीक है। और जिसके ऊपर जितनी ज्यादा
जितनी कम होगी उसमें उतना ही जल्दी असर होगा, यानी सेल वॉल पर डिपेंड करता है। तो एंटीबायोटिक इस सेल वॉल को नहीं बनने देती। जब सेल वॉल नहीं बनी तो ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम किसको किल कर देगा बेटा? बैक्टीरिया को किल कर देगा। तो दिस इज हाउ द एंटीबायोटिक वर्क। तो आपकी बुक में सिर्फ एक लाइन दे रखा है, द एंटीबायोटिक जो होती है दे स्टॉप और दे डिसरप्ट द बायोकेमिकल रिएक्शन इन द बैक्टीरिया एंड दस किल्स द बैक्टीरिया। तो वो एक्चुअली सेल वॉल फॉर्मेशन वाली बायोकेमिकल पाथवे को स्टॉप करता है। कौन बेटा? एंटीबायोटिक। ओके, now we come on to the next diseases, that is viral diseases. तो अब हम नेक्स्ट लेते हैं बेटा, दोबारा से ज्वाइन करना है बेटा जब हो जाए तो। वायरल डिजीज, वायरल डिजीजेस में हमको जो मेन डिजीजेस करना है, तो उसके लिए सिंपली हम सबसे फर्स्ट, और हमारी बुक में जो दे रखा है दैट इज कॉमन कोल्ड। ठीक है, कॉमन कोल्ड अकर बाय द कॉमन कोल्ड वायरस। अब सिंपली जो कॉमन कोल्ड वायरस होते हैं, देयर आर मोर देन 250 स्ट्रेन्स। इस वायरस के 250 से भी ज्यादा स्ट्रेन है, इसलिए हर बार हमारे जब जुकाम होता है या कोल्ड होता है तो डिफरेंट स्ट्रेन होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी करीब 3 to 6 मंथ के लिए हो जाती है। लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी नहीं है बेटा कॉमन कोल्ड की। अब बात आती है कि सेकेंड एग्जाम्पल अपन लोग लेते हैं जिसको कहा जाता है सार्स। ये तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में वर्ड दे रखा है। सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और ये वायरस है। इसको जो डिजीज कॉज करते हैं, सार्स जो डिजीज कॉज करता है वो वायरस डिजीज कॉज करता है, और इसको कहा जाता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आपने डिजीजेस को दो तरह की डिजीज पढ़ी होगी बेटा, एक एक्यूट डिजीज पढ़ी है और एक क्रॉनिक, है ना? एक वर्ड आपने क्रॉनिक पढ़ा होगा और एक एक्यूट। एक्यूट जो होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, लेकिन बहुत इसका जो अफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्रॉनिक होती है वो लंबे समय तक डिजीज होती है, जैसे एलिफेंटियासिस एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। एक बार अगर वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी एंटर हो गया तो लंबे समय तक रहेगा, दैट इज क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज, अगर कोल्ड है, कॉमन कोल्ड है, ये एक्यूट है क्योंकि हुई 3-4 दिन में परेशान हो गए और ठीक हो गया बॉडी, हमारी इम्यून सिस्टम। तो ये सार्स वायरस, जैसे अभी कोरोना वायरस फैल रहा है ना बेटा, ऐसे ही ये सार्स वायरस है। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि कोरोना इज अ न्यू सार्स वायरस। इसमें भी क्या हो रहा है? सीवियर, सीवियर यानी बहुत ज्यादा, एक्यूट मतलब थोड़े ही समय में, रेस्पिरेशन के सिंड्रोम यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट करता है, जिससे अ नंबर ऑफ सिम्टम्स अपीयर होते हैं। सिंड्रोम का वर्ड का मीनिंग होता है नंबर ऑफ सिम्टम्स। तो उसकी वजह से बेटा ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो जाती है, और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने की वजह से और म्यूकस डिपॉजिट होने की वजह से द पर्सन में डाई। तो ये एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है, सार्स वायरस व्हिच कॉजेज द रेस्पिरेटरी डिजीज। उसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं दैट इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो डिजीज है वो कौन से वायरस की वजह से है? दैट इज द वैरिसेला जोस्टर, वैरिसेला जोस्टर। अब इसको क्योंकि जोस्टर वायरस है, इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जो मिलती है वो पैसिव इम्यूनिटी मिलती है बेटा। पैसिव इम्यूनाइजेशन किया जाता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन मतलब प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। तो इसके अंदर जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जाती है उसको कहा जाता है जिग, ZIG, जिग।
जिक का फुल फॉर्म है जोस्टर, आई से इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन का मीनिंग होता है those which produce antibodies, यानी antibodies are immunoglobulin actually, ठीक है। तो I for immuno and G for globin, तो that is zoster immunoglobulin, यानी हम लोग zoster की प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज देते हैं अगेंस्ट द चिकन पॉक्स। नेक्स्ट आता है that is called as the influenza फ्लू। सिंपली क्या कहलाता है? फ्लू। ये तो सबने नाम सुन रखा है कि फ्लू हो गया मैम, है ना। एक वायरल फीवर होता है, एक फ्लू वर्ड यूज करते हैं। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि मसल्स में मस्कुलर एक, ठीक है, और पेन रहेगा बॉडी में, फुल बॉडी में पेन रहेगा। किसकी वजह से होता है? तो दैट इज बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा virus, INFLUENZA, influenza virus. This can be treated by giving the drug. और कौन सी ड्रग्स दी जाती है बेटा इसके लिए? सल्फोनेमाइड ड्रग दी जाती है टू ट्रीट द इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट जो हमारी बुक में दे रखे हैं बेटा वो मीजल्स। मीजल्स क्या है बेटा? छोटे छोटे से रैशेस होते हैं जो बॉडी पर रेड रेड कलर के छोटे रैशेस आ जाते हैं, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में खसरा कहते हैं। ये डेडली डिजीज नहीं है। आप लोगों को सबको अपनी मम्मी से पूछना, बचपन में एक बार जरूर हुआ होगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जिसको ये नहीं होता। छोटे छोटे दाने आ जाते हैं पेट पर, है ना, फेस पर हल्के हल्के लगते हैं और हल्का फीवर आता है, ठीक है, लेकिन रेस्ट करने से ये ठीक हो जाता है। तो एक्चुअली जो मीजल्स है दैट इज कॉजेज बाय द रूबेला वायरस। आजकल तो बेटा इसके अगेंस्ट भी क्या होने लग गई, वैक्सीन होने लग गई, MMR की, भाई मीजल्स की वैक्सीन होने लग गई रूबेला वायरस की। तो वो चीज हो जाती है। कम्युनिकेबल होता है ये कम्युनिकेबल बेटा, कम्युनिकेबल होता है, लेकिन नहीं ऐसे ऐसा बहुत हाईली कॉन्टेजियस नहीं होता कि एक बच्चे को हुआ तो दूसरे को इमीडिएटली हो जाएगा, क्योंकि यूजुअली कभी ना कभी विद इन 5 to 7 ईयर्स तक का बच्चा होते होते उसके अंदर मीजल्स हो चुके होते हैं। और अगर नहीं हुए होते तो बाद में कभी होता है तो बहुत ही हम ये कह देते हैं कि बहुत हल्का होता है, बस वो रैशेस आते हैं, फीवर होता है, 2 दिन तक वो फीवर रहता है और उसके बाद ठीक। मम्मी यूजुअली जब होता है तो एक कपड़े में ना नीम की पत्ती और सरसों मतलब राई और पता नहीं और एक आधी चीज नमक वमक बांध के और यहाँ बांध देती है, और घर में भी एक नीम की पत्ती टांग देती है। तो वो एक्चुअली ये नीम तो बेटा क्या है कि वो किल करता है ना, पैसे भाई एक तरह से हम ये कह दे कि एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक तो वर्ड नहीं यूज करूंगी, एंटीबैक्टीरियल होता है। तो वो सिर्फ